नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चे के गोद लेने से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हर महिला माँ बनना चाहती है, हर पुरुष पिता बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश मातृत्व या पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता तो निराश ना हो। आप बच्चे को गोद लेकर भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, साकार होते हुए देख सकते हैं। सरकार ऐसे बच्चों को गोद लेने का आपको अवसर देती है जिन्हें प्यार, दुलार और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम आपको भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी नियम और कानून बताएंगे। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है। इससे कि भविष्य में कोई गोद लिए गए बच्चे पर दावा न कर सके। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपत्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी और आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम होना जरूरी होता है। गोद लेने पर विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता आपको जानकारी देंगी। शोभा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। शोभा गुप्ता जी आपको बच्चों को गोद लेने से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका भी गोद लेने से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बच्चे को गोद लेने से जुड़ी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो बच्चे को गोद कैसे लिया जाए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कानूनी जानकारी, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कैसे उसका पालन किया जाए, शुरुआती स्टेज में आपको कैसे बच्चे को गोद लेना है, आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खोल चुकी है। 7065013841 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। ये भी आपको बताएंगे कि एक बच्चे को कब गोद लिया जा सकता है, किन परिस्थितियों में गोद लिया जा सकता है, भारत में बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र है, किस तरह से आपको हर स्थिति से मजबूत होना पड़ेगा तभी आप बच्चों को ले सकते हैं गोद में, और ऐसे में क्या कुछ शर्तें इसके लिए होती है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है। ये तमाम चीज़ों को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे को आखिर कब आप गोद ले सकते हैं, गोद लेने में क्या कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है, किस तरह से लीगली आपको चलना होता है, इन तमाम पहलुओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो फोन लाइंस खुल चुकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। फोन करिए और पूछिए अपना सवाल। अगर आपकी भी कोई शंकाएं हैं और आप कानूनी मदद चाहते हैं तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है। इसे भविष्य में कोई गोद लिए हुए बच्चे पर दावा नहीं कर सकता अगर आप पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपत्ति को शारीरिक और मानसिक के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम होना चाहिए, तभी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं और आपको गोद दिया जा सकता है। गोद लेने पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। फोन लाइंस खुल चुकी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और कानूनी सहायता ले सकते हैं।
7065013841 पर कॉल करिए या फिर 8377009636 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो एक बच्चे को गोद कब लिया जा सकता है, उसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है, और साथ ही साथ भारत में बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र है, माता पिता द्वारा पूरी की जाने वाली ऐसी कौन सी सामान्य शर्तें होती हैं, एक बच्चे को गोद लेने के लिए प्रक्रियाएं किस तरह से होती है, कितना वक्त लगता है, इन तमाम पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तेदार के बच्चे को गोद कैसे ले सकते हैं, कोरोना में अनाथ हुए किसी बच्चे को गोद लेने की क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरह से इसका पालन कर सकते हैं, भारत में बच्चा गोद लेने के लिए प्रक्रिया में कितना खर्च होगा, इन तमाम चीज़ों को आज समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि अंतर और देश गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, दरअसल दूसरे देश के बच्चों को गोद लेने की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बहुत जल्द अधिवक्ता जुड़ने वाली हैं शोभा जी, जो बताएंगे आपको कि किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या किसी खास बच्चे का चुनाव किया जा सकता है, इस दृष्टि से भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या सिर्फ शादीशुदा कपल ही गोद ले सकते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो भी क्या बच्चा गोद लिया जा सकता है, क्या बच्चे को गोद लेने के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक है। अपर्णा जी इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, बच्चा गोद लेने की क्या प्रक्रिया होती है? जी नमस्ते। जी नमस्कार। तो इंडिया में बच्चा गोद लेने के लिए सबसे लीगल तरीका जो है वो है, हमारे देश में एक एक्ट है जिसे कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। उसके अंतर्गत एक कारा करके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है जो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये वेबसाइट है karakascaring.nic.in। उसमें आप जाके रजिस्टर कीजिए। सबसे पहले अगर आपको बच्चा गोद लेना है तो आपको कारा की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन ऐसा है कि इसमें आपसे सारे सवाल पूछे जाते हैं, काफी डिटेल रजिस्ट्रेशन है। तो आप अगर आप सिंगल पेरेंट है तो जो भी आपका है, अगर आप जॉइंट पेरेंट्स हैं, शादीशुदा हैं, तो सब कुछ, मैरिज सर्टिफिकेट आपका एड्रेस प्रूफ सबके साथ। उसके साथ ही साथ रजिस्टर करते वक्त वो बोलते हैं कि आप एक एजेंसी सेलेक्ट कीजिए जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जो आपका होम स्टडी करेगी। मतलब आपको घर पे आके मिलेंगे और देखेंगे कि आप बच्चा गोद लेने के काबिल है या नहीं। ये सब ये लोग करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन पूरा करने से पहले। तो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक एजेंसी चुननी पड़ेगी जो आपका एचएसआर करेगी। आपको अपने मेडिकल रिपोर्ट देने पड़ेंगे, आपको ये देना पड़ेगा कि डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको रेफरेंस लेटर देने पड़ेंगे, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, दोस्त हैं या फिर कोलीग्स हैं, उनसे कि आप लोग अच्छे लोग हैं और आप लोग बच्चे को ठीक से रख पाएंगे। उसके अलावा आपको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा जिसमें लिखा जाएगा कि अगर आपको कुछ हुआ, आपके पति को, जो आप लोग साथ में गोद ले रहे हैं, कुछ हुआ तो आपके भाई या बहन बच्चे का ध्यान रखने के लिए तैयार है। ये सब होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो एजेंसी है आपकी होम स्टडी रिपोर्ट वाली एजेंसी है। चलिए अपर्णा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, राजेश जी है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैडम, मेरा सब रिपोर्ट अभी मेडिकल रिपोर्ट सब है। हमारा मैरिज 7 साल हुआ है। जी हेलो जी जी 8 साल हुआ है। एक्चुअली मैं भी उधर ट्रायल किया था, वो उधर बैंगलोर भी ट्रायल किया था मैं जी। ओनली वो जीएसटी रिटर्न करने के लिए थोड़ा ये हो गया था, वो उसके लिए मैं रह गया था। और उसके लिए और हेलो जी जी सर, सुन पा रहे हैं आपको।
चलिए, दर्शकों से हम अपील करेंगे कि अगर आपका लीगल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खोल चुकी हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और आप उन नंबर्स पर फ़ोन करिए और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। आपसे अपर्णा जी, आप बता रही थी किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया होती है, इसे बताइए। यस मैम, तो मैं बोल रही थी कि उसके बाद होम स्टडी एजेंसी घर पे आती है और वो पूरे विस्तार में स्टडी करती है। मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपके घर के पास अगर आप लोग काम पे जाते हैं दोनों, तो कौन बच्चे का ख्याल रखेगा। जो आपके साथ घर पे रहते हैं वो क्या एडॉप्शन से खुश हैं, और आप बच्चों के लिए खेलने के लिए पास में पार्क है, क्या स्कूल्स हैं, पूरा डिटेल में वो लोग देखते हैं। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट जाके सबमिट करते हैं, तभी आप केयरिंग सिस्टम को देख पाते हैं जी। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसके बाद पूरा। उसके बाद आप आ जाते हैं केयरिंग के सिस्टम में और आप फिर ये प्रक्रिया कम से कम 2-3 साल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि काफी बच्चे हैं एडॉप्शन के लिए जिनके पास माँ बाप नहीं है, लेकिन होता ये है कि लीगली फ्री नहीं हो पाते काफी बच्चे। उनके कई कारण हैं कि काफी बच्चे लीगली फ्री नहीं हो पाते, हम उनकी बात भी करेंगे। तो फिर जब आपका नंबर आता है 2 या 3 साल के बाद, अभी टाइम लगता है, जब आपका नंबर आता है तो आप एक बच्चा रेफर किया जाता है। बच्चा जब रेफर करते हैं, आपको मेल आता है, कॉल आता है कारा की तरफ से कि बच्चा रेफर कर रहे हैं। और आप जब एडॉप्शन आप रजिस्टर कर रहे होते हैं, आप चूज कर सकते हैं कि आप किसी 3 स्टेट को चूज कर सकते हैं या फिर आप ऑल इंडिया चूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप बच्चों का एज ग्रुप भी चूज कर सकते हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, अबाउट 6, ठीक है। और आप जेंडर भी चूज कर सकते हैं, आपको मेल चाहिए, फीमेल चाहिए या नो जेंडर। इसके मुताबिक आपको बच्चा रेफर किया जाता है जी। जब आपको रेफरेंस आता है, उसके बाद आपको सारी डॉक्यूमेंट जो आपने होम स्टडी रिपोर्ट के वक्त सबमिट की थी वो फिर से शायद सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये बच्चा लेना है तो बच्चे के रेफरेंस के साथ वो भेजते हैं NER है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें बच्चे की सारी डिटेल होती है। उसके अलावा CSR चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, जिसमें भी बच्चे की सारी डिटेल होती है। इसमें हमको बताया जाता है कि बच्चा कैसा है, बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट कैसी है, बच्चा ठीक है नहीं है, सब कुछ ये सब देखने के बाद आपके पास होते हैं। अभी पहले 48 आवर्स था, अभी कोरोना की वजह से उन्होंने 72 आवर्स किया है। विद इन 72 आवर्स आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है बच्चे को। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो प्रक्रिया जारी रहती है, अगर आपने रिजेक्ट किया तो अगले 60 डेज में आपको अगला रेफरल मिलता है, जिसका भी यही प्रोसेस होता है। अगर आपने वो भी रिजेक्ट किया तो अगले 90 डेज में फिर से आपको एक और रेफरल आता है। अगर आपने वो रिजेक्ट किया फिर आप फिर से लिस्ट के नीचे चले जाते हैं। तो 3 रेफरल ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है। अपर्णा जी, ये बताइए कि भारत में बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र है? सॉरी, मैं समझी नहीं। भारत में बच्चा कौन गोद ले सकता है, सामान्य शर्तें क्या होती हैं इस कंडीशन में? जी, भारत में बच्चा वैसे कोई भी गोद ले सकता है, सिंगल लोग भी गोद ले सकते हैं। फर्क इतना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका ऑप्शन है कि आप लड़का चाहे लड़की चाहे कोई भी जेंडर आप ले सकते हैं। अगर आप एक मेल है जो गोद लेना चाहता है, आदमी है जो गोद लेना चाहता है, तो उनको लड़की गोद लेना अलाउड नहीं है। अच्छा। अभी भी लड़की गोद लेना अलाउड नहीं है। सिंगल मेल्स कैन नॉट एडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। हाउएवर, अगर आप एक सिंगल लेडी है तो आप लड़का या लड़की दोनों गोद ले सकती हैं। ये बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस लॉ ऐसे रखा गया है। तो कोई भी जो भी शादीशुदा है या सिंगल पीपल गोद ले सकते हैं। जी। अपर्णा जी, एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है? ये जो प्रक्रिया है वो कितने वक्त तक चलती है? तो तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं। अभी कोविड की वजह से 3 से ज्यादा ही चल रहा है अभी, क्योंकि ये प्रक्रिया काफी टाइम लेती है। और जितने बच्चे चाहिए, जैसे मैं आपको नंबर्स बताऊंगी, अगर 30,000 पेरेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है एक साल में, तो सिर्फ 2,000 बच्चे अवेलेबल हैं गोद लेने के लिए। उतना वेरिएशन है नंबर ऑफ पेरेंट्स वीज़ावी नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर एडॉप्शन में। तो इसलिए काफी साल लगते हैं, 2 या 3 साल लगते हैं बच्चे गोद लेने के लिए। रिश्तेदारों के बच्चों को अगर गोद लेना हो तो इसके लिए क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है? जी, अगर आप हिंदू
हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर रिश्तेदार अपने बच्चे को, दोनों अगर हिंदू हैं तो दोनों अपने बच्चों को जो बच्चा गोद देना चाहता है, अगर उसकी भी इच्छा है और जो बच्चा गोद लेना चाहता है उसकी भी इच्छा है, तो आप लोग कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके कोर्ट का ऑर्डर लेकर वैसे भी बच्चा गोद लिया जा सकता है। ये है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। सिर्फ वैलिड है सिर्फ हिंदू फैमिलीज के लिए, दोनों फैमिलीज अगर हिंदू हो। लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि काफी इश्यूज आती हैं जब आप हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर जाते हैं, क्योंकि ओपन अडॉप्शन होता है। एक तो आप दोनों पेरेंट्स को जानते हैं, तो कभी ना कभी बाद में लगता है कि जिन्होंने बच्चा गोद दिया कि नहीं, हमको शायद नहीं देना चाहिए था, और उनको अपने बच्चे पे अधिकार जताने की जरूरत होती है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कारा के थ्रू ही अच्छा है, जो ही ज्यादा सेफ और सिक्योर है, आप मुझसे पूछे तो। अपर्णा जी, कोई ऐसा कपल जिसके खुद के बच्चे हैं, जैसे एक लड़का है या दो लड़के हैं, वो तीसरे एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप तीसरा बच्चा बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। 3 से ज्यादा बच्चों में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, वो लोग ज्यादा इंकरेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके बिल्कुल बच्चे नहीं हैं या फिर 1 या 2 हैं, बिल्कुल आप सेम टाइम लाइन ही रहता है, आप लोग बिल्कुल बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है अगर आपके 2 लड़के हैं और आप एक और लड़का ही लेना चाहें, वो भी अलाउड है लॉ के मुताबिक। जी अपर्णा जी, कोरोना में अनाथ हुए किसी बच्चे को अगर गोद लेना चाहें तो उसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है? अगर आपको पता चला है कि कोरोना की वजह से कोई बच्चा अनाथ हुआ है, आप जरूर ऐसा कीजिए कि आप चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल कीजिए और उनको कारा के थ्रू रजिस्टर कीजिए। वो ही है सही प्रक्रिया। कारा में पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है कि जो बच्चा आता है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, पूछा जाता है कि कोई है रिलेटिव जो क्लेम करना चाहता है बच्चे को या जो बच्चे की देखभाल करता है, और उसके बाद 2 महीने के बाद ही बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे जो बच्चा आपको पता है कि वो अनाथ है, आप नहीं जाके गोद ले सकते हैं, वो इलीगल है, रॉन्ग है, क्योंकि काफी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी एनकरेज करता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर किया जाए। इसलिए आप जो पास में कोई भी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है उनको इत्तला कीजिए कि ऐसा बच्चा है, और वो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर है उसकी सारी प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर करेंगे। वही है सही प्रक्रिया बच्चे को अडॉप्ट करने की, थ्रू कारा ओनली। ठीक है अपर्णा जी, ये भी बता दीजिए जरा कि इस प्रक्रिया में तकरीबन कितना खर्च होता है? अगर मोटा अगर हम देखें तो खर्चा कितना है? जी, तो पहले जो मैंने आपको बताया था कि जब आप रजिस्टर करते हैं, होम स्टडी के लिए कोई घर पे आता है, उसके लिए 6,000 देने पड़ते हैं आपको होम स्टडी रिपोर्ट के लिए। इसके अलावा जब बच्चा आपको रेफर होता है और आप बच्चे को लेने जाते हैं तो आपको 40,000 रुपए देने पड़ते हैं उस एजेंसी को जिसने आपके बच्चे को रखा है और उनका ध्यान रखा है। तो मोटा मोटी 50,000 रुपए का ही खर्चा होता है जो हमको एजेंसी को देना पड़ता है। उसके अलावा ट्रैवल वगैरह का खर्चा ही जो अपना खुद का उठाना पड़ता है। तो मैं बोलूंगी आप 40 से 50,000 लगा के चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपर्णा जी इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।